करते हैं जो फीमेल्स के लिए रहते हैं, frequently, लेकिन ऐसा कुछ भी मैं नहीं यूज है। करता हूँ मेरे अगर हम प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर से केसेस उनका में, अनुभव chronic रहेगा कि केसेस में, पल्सेटिला हर एज ग्रुप इट्स में यूजुअली हम सीखते हैं कि पॉलीक्रिस्ट रेमेडी पल्सेटिला और इज अ फीमेल रेमेडी, प्रैक्टिकली बराबर। हम जो फीमेल्स के लिए कौन से रहते हैं, टाइप लेकिन के ऐसा केस में कुछ भी हम नहीं पल्सेटिला है। यूज कर सकते हैं। अगर हम एकदम प्रैक्टिस जो एक्यूट में भी और प्रैक्टिशनर से एकदम उनका एडवांस अनुभव पैथोलॉजी रहेगा में कि भी। पल्सेटिला कोल्ड कोराइजा इज अ कॉफ का केस है, ग्रेट उसमें भी पॉलीक्रिस्ट पल्सेटिला रेमेडी इंडिकेट होता है, उतना ही प्रैक्टिकली ब्यूटीफुली अच्छे से एक्ट होता कौन है। से टाइप के और केस में भी हम पल्सेटिला यूज कर सकते हैं, एकदम रीनल एक्यूट में भी फेल्योर और एकदम एडवांस मेरे पास एक पैथोलॉजी में भी। क्रॉनिक रीनल फेल्योर का कोल्ड केस है, कोराइजा छोटे बच्चे कॉफ का का 3 केस है, साल का उसमें भी बच्चा है। पल्सेटिला उसमें भी इंडिकेट होता है, पल्सेटिला उतना ने ही फायदा किया ब्यूटीफुली एंड अच्छे से एक्ट वो होता है। बच्चा है अभी और वो अच्छा थ्राइव कर रहा है, अच्छा रीनल मेंटेन कर फेल्योर रहा है फेल्योर विदाउट का एनी मेरे पास एक डायलिसिस। क्रॉनिक तो रीनल ये फेल्योर का वाइड केस है, रेंज छोटे है बच्चे का, पल्सेटिला 3 का। साल का वन बच्चा ऑफ है। द मोस्ट उसमें भी पल्सेटिला ने फ्रीक्वेंटली फायदा यूज्ड किया एंड पॉलीक्रेस्ट वो रेमेडी। बच्चा है अभी वो अच्छा तो थ्राइव कर रहा पल्सेटिला है, अच्छा के मेंटेन बारे कर में रहा है अभी हमें विदाउट एनी समझना है, डायलिसिस। सो और ये वाइड रेंज है थोड़े पल्सेटिला का, समय में वन ऑफ समझना है, द कम टाइम में मोस्ट समझना है। तो हम फ्रीक्वेंटली कैसे यूज्ड समझे, राइट? पॉलीक्रेस्ट तो रेमेडी, अगर राइट। आपने बोगर का बुक तो पढ़ा होगा, पल्सेटिला बोगर के सिनेप्टिक बारे में की, अभी हमें समझना है, जिसको बीएस के और बोलते हैं, ये थोड़े बुक बहुत ही समय में सुंदर है, समझना है, कम टाइम में बहुत ही समझना है। शॉर्ट तो में हम कैसे समझे, अंडरस्टैंडिंग राइट? दी है तो बोगर ने। अगर बोगर आपने बहुत कम शब्दों में बोगर का लिखते थे, बुक बहुत पढ़ा कम होगा, शब्दों में बोगर बात करते थे। सिनेप्टिक की, तो लेकिन ऐसा है कि बोगर का एक वर्ड जो होता है वो बोरिक के एक लाइन के बराबर होता है, और वो केंट के एक पैराग्राफ के बराबर होता है, राइट? जो केंट एक पैराग्राफ में समझाता है वो बोगर एक वर्ड में समझाता है। तो बोगर ने उसके प्रीफेस में क्या लिखा है, अगर आप बोगर सिनॉप्टिक की के प्रीफेस जो पढ़ोगे, उसने बोगर ने लिखा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड जीनियस ऑफ रेमेडी। जीनियस उसने बोला, एक टर्म दी है कि जीनियस अगर हमको समझ में आ गया, या कोर या गाबा जो मेन जो रहता है किसी भी रेमेडी का समझ में आ गया, तो वो रेमेडी हम कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीफेस में बोगर ने क्या लिखा है, अ कॉमन स्ट्रेन, अ स्ट्रेन विच रन्स थ्रू द ऑल पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द रेमेडी। रैनिनक्यूलेसी फैमिली से है, तो विंड फ्लावर का हमें डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी पता है, राइट? जो ये पल्सेटिला का जो फूल है वो कहाँ पे आता है, जहां पे बहुत सारी ओपन एयर है, ओपन ग्रास ग्राउंड है, चौकी सैंडी सॉइल है, जहां पे बहुत सारी रेत है, ऐसी जगह पे पल्सेटिला आता है, राइट? और जिस तरफ से हवा है उस तरफ पल्सेटिला झुकता है। अगर इधर से हवा आई तो पल्सेटिला इधर झुकता है, इधर से हवा आई तो इधर से झुकता है। तो हवा के साथ ये डोलता है, हवा का रुख देख के वो बदलता है, दैट इज पल्सेटिला, इसलिए उसको विंड फ्लावर कहते हैं। और उसका इंपॉर्टेंस बहुत, अहमियत बहुत ज्यादा है तो पल्सेटिला पेशेंट को समझने के लिए। ओके, तो हम आगे जाते हैं। एफिनिटी क्या है पल्सेटिला की? पल्सेटिला माइंड पे, वेंस पे, वीनस सर्कुलेशन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, रेस्पिरेशन पे और राइट साइड ऑफ द हार्ट पे एक्ट करता है। तो वाई राइट साइड ही क्यों? क्योंकि इसका जो मेन पल्सेटिला का एक्शन है वो वीनस सर्कुलेशन पे है। वीनस सर्कुलेशन इसलिए राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल, राइट? जो भी वीनस आउटपुट रहता है बॉडी का वो कहाँ पे जाता है? राइट हार्ट में जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है। इसलिए राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड वीनस सर्कुलेशन अफेक्ट होता है पल्सेटिला में। तो इसका भी हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसका जीनियस जो है पल्सेटिला का, वो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। पल्सेटिला का जीनियस है कंजेशन, कंजेशन, स्टैसिस एंड स्लोनेस।
कंजेशन यानी एक जगह पे जमा हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन है, बहुत आज रोड पे बहुत ज्यादा गाड़ियां है, बहुत स्लो चल रहा है ट्रैफिक, राइट। तो ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक के वजह से बहुत ज्यादा गाड़ियां है रास्ते पे, रास्ता छोटा है, तो उससे क्या हो जाता है, ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है और ट्रैफिक स्लो हो जाती है। तो सेम सिचुएशन होती है पल्सिटिला में, हर जगह पे क्या होता है, कंजेशन, और स्पेशली वीनस कंजेशन, वेन्स को ये अफेक्ट करता है, उससे स्टैसिस हो जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है, एक जगह पे खून रुक जाता है और उसके वजह से स्लोनेस आ जाता है। और ये स्लोनेस के वजह से, ये स्टैग्नेशन के वजह से फुलनेस और हेवीनेस का सेंसेशन पल्सेटिला में आता है। ओके, अगर समझो ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक स्लो हो गई है, तो उसको रास्ता क्या है, कैसे वो ट्रैफिक को हम रिलीज करेंगे, कैसे हम उधर वो ट्रैफिक जैम को कैसे हैंडल करेंगे, राइट। अगर वो ट्रैफिक को एक दो पैरेलल रास्ते मिल गए तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैफिक कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो एक रास्ते पे जो कंजेशन हुआ है, प्रेशर आया है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, राइट। तो अगर वो ट्रैफिक को दूसरा रास्ता मिल जाए, अदर कोई वे मिल जाए, तो वो ट्रैफिक कम हो जाएगी। तो सेम सिचुएशन पल्सेटिला में रहता है, कंजेशन रहता है, स्टैसिस रहता है, फुलनेस रहता है, और डिस्चार्जेस से एमिलेशन रहता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एक जगह पे कंजेशन है, जैम है, स्लोनेस है, स्टैसिस है, और दूसरी जगह पे अगर रास्ता मिल जाता है, डिस्चार्ज है, तो एमिलेशन है। और ये डिस्चार्ज जो है वो, अभी डिस्चार्ज तो आप बोलेंगे कि डिस्चार्ज अगर मेंसेस आ गया तो एमल्ट्रेशन है, या वोमिटिंग हो गया, यूरिन पास कर दिया, डायरिया हो गया, तो एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इज एमल्ट्रेशन। ये तो बात सही है, लेकिन ये इतनी जगह तक नहीं है लिमिटेड। ये डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज एट एनी लेवल। अगर मोशन हम एक्टिविटी करते हैं तो भी पल्सिटिला एमुलेट होती है, ओपन एयर में जाती है तो भी पल्सिटिला एमुलेट होता है पेशेंट, अगर वीपिंग करता है तो भी एमुलेट होता है। तो डिस्चार्ज एट एनी लेवल, बी इट माइंड लेवल पे रहेगा, इमोशनल लेवल पे भी रहेगा, बॉडी लेवल पे भी रहेगा। जो भी डिस्चार्ज है, अगर वो किसी को जाके मन की बात बोल भी देती है तो भी पल्सिटिला एमुलेट हो जाती है। तो ये डिस्चार्ज एमुलेशन समझना है। और वो डिस्चार्ज एमुलेशन क्यों है, क्योंकि कंजेशन रहता है पल्सेटिला को। ओके, तो अभी इतना याद रखना है कि कंजेशन, स्लोनेस, स्टैसिस पल्सेटिला के हर जगह पे है, वीनस सर्कुलेशन पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कंजेशन मिलेगा, स्लोनेस मिलेगा, और माइंड और इमोशनल लेवल पे भी सेम चीज हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये उसका मेन जीनियस है। तो अगर फाटक रेपर्टरी में एक बहुत सुंदर रूब्रिक है, अगर आप फाटक रेपर्टरी यूज करते होगे तो आप जरूर देखिए। फाटक बहुत प्रिसाइजली देते हैं, उनके रेपर्टरी में बहुत कम मेडिसिन रहते हैं, जो मेडिसिन जो क्लिनिकली वेरीफाइड है, जो फाटक सर ने खुद यूज किए हैं या ऑथेंटिक सोर्स से लिए हैं। तो फाटक में अगर स्पेसिफिक रूब्रिक है और स्पेसिफिक रेमेडीज है, तो आप आंख बंद करके भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और रिजल्ट आते हैं। इतना पावर है फाटक रेपर्टरी में। तो फाटक रेपर्टरी में एक फाटक बोगर के ही शिष्य थे, बोगर को फॉलो करते थे और बोगर का काम ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उन्होंने एक रूब्रिक दिया है, वेनोसिटी। तो वेनोसिटी करके रूब्रिक है, उसमें 3 ही मेडिसिन है, कार्बोवेज, पल्सिटिला और सल्फर। तो ये क्या है, वेनोसिटी क्या है? अगर वेनोसिटी का डेफिनेशन अगर आप जाके गूगल देखोगे तो उसमें लिखा है द सर्कुलेशन इज रिटार्डेड, रिटार्डेड यानी स्लो हो गया है, द सर्कुलेशन इज रिटार्डेड एंड द एंटायर मास ऑफ ब्लड इज लेस ऑक्सीजनेटेड देन इट इज नॉर्मल। जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो गया है और उसके वजह से पूरा जो ब्लड है बॉडी का वो लेस ऑक्सीजनेटेड हो गया है, दैट इज कॉल्ड वेनोसिटी। और ये वेनोसिटी कौन से ड्रग्स में रहती है, रेमेडीज में रहती है? फाटक के अनुसार 3 मुख्य रेमेडीज है, कार्बोवेज, पल्सेटिला और सल्फर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझ के लेने के लिए। अगर सर्कुलेशन स्लो है, उसके वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली, वीनस जो रिटर्न है वो भी कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम है तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड भी कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजनेशन कम हो गया तो डेफिनेटली ब्लड का, एंटायर मास ऑफ ब्लड का ऑक्सीजन
कम हो जाता है। और जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पे डेफिनेटली किस चीज की जरूरत है? अभी जिस आदमी को ऑक्सीजन कम हो रहा है, जिस आदमी को ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, डेफिनेटली उसमें एयर हंगर हमें दिखेगी। तो ये जो मेडिसिन आप देखोगे, कार्बोवेज इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर एयर हंगर। वी नो कार्बोवेज को हवा चाहिए रहती है, पंखे की हवा, जोर से हवा चाहिए रहती है, ऐसे फेस पे हवा आनी चाहिए, नहीं तो सोफोकेट होता है। दूसरा पल्सेटिला, पल्सेटिला इज ऑल्सो नोन फॉर ओपन एयर डिजायर। पल्सेटिला को हवा चाहिए, ओपन में जाना है, ओपन एयर में जाना है, क्योंकि वीनस सर्कुलेशन स्टैसिस से ऑक्सीजनेशन कम हुआ है। अभी हमें समझ में आता है कि पल्सेटिला को एयर हंगर, ओपन एयर की डिजायर क्यों है, कार्बोवेज को एयर हंगर क्यों है, क्योंकि उनका सर्कुलेशन है वो रिटार्डेड है, वीनस कॉन्स्टिट्यूशन है, वीनस कंजेशन है ये रेमेडीज में। तो अभी कार्बो समझ में, उसमें डिफरेंस क्या है समझना ये है कि कार्बोवेज को एयर हंगर है, उसको जोर से हवा चाहिए, चेहरे पे ऐसे हवा आनी चाहिए, वो पंखा लगाता है और वो कैसे बोलता है, स्लो नहीं, फास्ट पंखा लगाओ, फास्ट हवा चाहिए, पंखे के सामने जाके बैठेगा, अगर राइट टेबल फैन है तो, अगर एसी है तो एसी के ब्लो के सामने जाएगा, दैट इज कार्बोवेज। पल्सेटिला का ऐसा है कि तुम खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, या मैं गैलरी में जाके खड़ा रहता हूँ, या मैं बाहर जाता हूँ, ओपन एयर डिजायर, वो पल्सेटिला है। तो ये एक सटल डिफरेंस है कार्बोवेज और पल्सेटिला में। और एक मेडिसिन है जो यहाँ पे नहीं है वेनोसिटी के लिए, लैकेसिस, उसको भी एयर हंगर, उसको भी हवा चाहिए, राइट। लेकिन कार्बोवेज और लैकेसिस में भी डिफरेंस क्या है, लैकेसिस को हवा चाहिए लेकिन दूर से भी चलेगी, स्लो भी चलेगी, लेकिन कांस्टेंट चाहिए हवा, वो लैकेसिस है। सल्फर तो हमें पता है, सल्फर एक्ट्स ऑन सर्कुलेशन, लेकिन वीनस के साथ साथ सल्फर में आर्टेरियल सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है, और बिकॉज ऑफ आर्टेरियल सर्कुलेशन अफेक्ट होने की वजह से हमको प्लेथोरा दिखता है, रेडनेस दिखता है, रेडनेस एट द ओरिफाइसेस, राइट, एनस में रेडनेस दिखता है, या फ्लश, हीट फ्लशेस दिखता है, वो हमें पल्सेटिला सल्फर में ज्यादा दिखता है। पल्सेटिला और कार्बोवेज में स्लोनेस बहुत टिपिकल है, कंजेशन स्लो हो जाता, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और वेलोसिटी जैसा स्टेट आ जाता है, राइट। और इसके साथ में, ये सर्कुलेशन के साथ में माइंड भी पल्सेटिला का स्लो है, स्लो हो जाता है। पल्सेटिला जो मेडिसिन है वो इरेजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इरेजोल्यूशन यानी डिसाइड नहीं कर पाते, कोई भी निर्णय क्षमता जो है पल्सेटिला की बहुत स्लो है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, ये बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत स्लो डिसीजन है। तो स्लोनेस ऑफ माइंड भी हो जाता है इसके वजह से। तो यहाँ पे जैसा स्लोनेस है तो माइंड में भी पल्सेटिला के स्लोनेस दिखता है, डिसीजन में स्लोनेस दिखता है। जो आदमी एकदम फटाफट डिसीजन लेता है, फटाफट काम करता है, बिल्कुल इनिशिएटिव लेता है, आगे जाके काम करता है, वो पल्सेटिला नहीं हो सकता है। आपने बहुत केयरफुल रहना चाहिए ऐसे आदमी को पल्सेटिला देने के लिए। पल्सेटिला हेजिटेंट रहेगा, पल्सेटिला डिसीजन लेने में टाइम लेगा, पल्सेटिला का थिंकिंग स्लो है, डिसीजन स्लो है, लाइक जैसे उसका सर्कुलेशन स्लो है। ओके, तो ये जो उसका रिफ्लेक्शन कैसे रहता है, अभी कंजेशन का रूब्रिक आप देखोगे तो उसमें भी पल्सेटिला मिलेगा, अंडरलाइन मेडिसिन 2 मार्क्स के लिए दिया है। और डिस्चार्जेस एमल्ट्रेशन, तो वन ऑफ द मेन मेडिसिन, जो 3 मेडिसिन दिए है फाटक ने, उसमें से लैकेसिस, सल्फर और पल्सेटिला सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिस्चार्जेस एमल्ट्रेशन। तो ये बहुत समझने वाली बात है। मोशन एमल्ट्रेशन अगर आप देखोगे तो उसमें पल्सेटिला है, लेकिन पल्सेटिला का मोशन जैसा नहीं, ये बहुत समझने वाली बात है कि मोशन एमल्ट्रेशन किस में रहता है, मोशन एमल्ट्रेशन रस्टॉक्स में रहता है, मोशन एमल्ट्रेशन फेरम में रहता है, मोशन एमल्ट्रेशन पल्सेटिला में रहता है, बहुत सारे रेमेडीज है। लेकिन ये दूसरा रूब्रिक अगर आप देखोगे, मोशन एमल्ट्रेशन, स्लो जेंटल एमल्ट्रेशन, स्लो मोशन एमल्ट्रेशन में पल्सेटिला एंड फेरम फॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो एक तरफ कंजेशन है, दूसरी तरफ मोशन है, मोशन एमल्ट्रेशन है, तो बॉडी लेवल पे हमें मोशन एमल्ट्रेशन मिलेगा पल्सेटिला का। ग्रीफ भी जो है, या जो भी सॉरो है, ग्रीफ है, जो भी टेंशन है, पल्सेटिला वो भी कंजेशन, वो भी दिमाग में रखता है, इजीली बोलता नहीं है। तो साइलेंट ग्रीफ में नाट्रेम्यूर इग्नेशिया के साथ पल्सेटिला आता है, और बहुत सारे बार हम पल्सेटिला को भूल जाते हैं। साइलेंट ग्रीफ हम जब बोलते हैं तो फट से हमारे दिमाग में इग्नेशिया आता है, नाट्रेम्यूर होता है, और हम पल्सेटिला भूल जाते हैं। लेकिन इफ यू सी फाटक रेपर्टरी में पल्सेटिला 4 मेडिसिन है सिर्फ, उसमें पल्सेटिला है।
तो ये जो है साइलेंट रहता है, इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और वो कब उनको एमलरेशन होता है? व्हेन दे क्राई। सो वीपिंग एमलरेशन में, सो वीपिंग इज, अगर आप वीपिंग को देखेंगे तो वीपिंग भी एक तरह का डिस्चार्ज ही है। इमोशन हम जो पेंटअप है, जो जो अंदर है, वो हम उसको रहा कर दे रहे हैं, हम उसको रास्ता दे रहे हैं, वो बाहर निकल रहा है। तो वीपिंग इज काइंड ऑफ डिस्चार्ज। तो उसके वजह से उसको हल्का लगता है, जो भारीपन है, हम बोलते हैं ना, जो मेरा भारी मन है अभी वो हल्का हो गया बात करके रो के। तो पल्सेटिला ये बहुत टिपिकल होता है पल्सेटिला का। और ये बहुत आपके आजू बाजू में पल्सेटिला आपको मेल फीमेल बच्चे आपको मिलेंगे, बहुत कॉमन रेमेडी है। तो ये चीजें आपको समझना है उसका जीनियस। ओके, और ये चीजें जीनियस है, हनीमन ने खुद लिख के रखा है। इफ यू रीड, हनीमन ने क्या कहा है, हाईलाइटेड सिर्फ देख पढ़ता हूं आपके लिए। टेंडेंसी टू इनवर्ड ग्रीफ, हनीमन ने क्या बोला है? इनवर्ड ग्रीफ, ग्रीफ जो है वो इनवर्ड है, अंदर रखता है, रखती है पल्सेटिला। एंड साइलेंट पीविशनेस, देखो पल्सेटिला एकदम माइल्ड है, तो फटके से तो उल्टा नहीं बोलेगी, आपको गुस्सा नहीं दिखाएगी। वो पीविशनेस है, गुस्सा है, वो भी अंदर रहता है, साइलेंट है। ओके, इनवर्ड ग्रीफ है, और उसको एमलेशन है बाय क्राइंग, बाय वीपिंग। वीपिंग डिस्पोजिशन बोलते हैं ना पल्सेटिला को। ओके, और आगे जाके हनीमन क्या बोलते हैं? फॉर स्लो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, हनीमन हिमसेल्फ हैज रिटन दिस, कि स्लो टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट मीन्स माइंड भी और बॉडी लेवल पे भी स्लोनेस है। ओके, और आगे जाके बहुत सुंदर सेंटेंस है ये अगर आपको समझ में आ गया ना, पल्सेटिला समझ में आ जाएगा। हनीमन क्या लिखते हैं आगे जाके? इट इज बट लिटिल सुटेबल, यानी ये बहुत कम सुटेबल है, किसको? फॉर द पर्सन हु फॉर्म देयर रिजोल्यूशंस विथ रैपिडिटी, यानी वो जो डिसीजन बहुत फास्ट रैपिडली लेते हैं, उनकी निर्णय क्षमता बहुत फास्ट है, ऐसे लोग। और हु आर क्विक इन देयर मूवमेंट्स इवन दो दे मे अपियर टू बी गुड टेम्पर्ड, जो मूवमेंट में एकदम फास्ट है, डिसीजन में एकदम फास्ट है, वो लोगों में पल्सेटिला बहुत कम सूटेबल है, कम प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा हनीमन ने लिख के रखा है, यही तो हमको समझना है, राइट। इसके साथ में तो ये जीनियस हो गया, कंजेशन, तो स्टैग्नेशन, स्लोनेस एंड डिस्चार्जेस एमलेशन। तो डिस्चार्ज मोशन में भी रहेगा, या डिस्चार्ज मेंसेस के रूप में रहेगा, या डिस्चार्ज वॉमिटिंग या डायरिया के रूप में रहेगा। जो भी है डिस्चार्जेस एमलेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जीनियस का पार्ट इज चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लोनेस और कंजेशन के साथ में। अदरवाइज आप देखोगे तो एक साइड पे स्लोनेस है और दूसरे साइड पे चेंजेबिलिटी है, तो यही तो विरोधाभास है, यही तो कॉन्ट्राडिक्टरी, यही तो आयरनी है पल्सेटिला की, कि वो फटाफट बदल भी सकती है। चेंजेबिलिटी है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है। हम पढ़ते हैं कि पल्सेटिला इज लाइक अप्रैल डे, नो स्टूल्स आर अलाइक। पल्सेटिला को अगर डायरिया होगा, मेरे पास एक केस था बच्चे का, 10 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड एंड शी केम विद डायरिया। तो उसका डायरिया ऐसा था, जो हम अगर केस लेते हैं तो हम एक्यूट डायरिया तो पूछेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल हम पूछते हैं कैसे है, वाटरी है, सेमी सॉलिड है, गैसेस है, नहीं है, और स्मेल कैसा है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, डिटेल में पूछते हैं, राइट। तो मदर बोली डॉक्टर बोल ही नहीं सकती मैं, अभी उसको 2 दिन से डायरिया है, 4 to 5 स्टूल्स इन अ डे उसको फ्रीक्वेंसी हो रही है, लेकिन कभी वाटरी है, कभी सॉलिड है, कभी येलोइश है, कभी ग्रीनिश है, कभी म्यूकॉइड है, कभी एकदम प्रोफ्यूज वाटरी है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो एक मैं आपको बोल नहीं सकती। तो दिस इज नथिंग बट पल्सेटिला, ये पल्सेटिला का इंडिकेशन है, चेंजेबिलिटी, सिम्टम्स बदलते रहते। आज एक जॉइंट दुख रहा है, कल दूसरा जॉइंट दुखता है, आप इसके लिए मेडिसिन दो नी पेन के लिए, वो ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट फॉलोअप में पेशेंट बोलेगी डॉक्टर साहब अभी नी पेन तो ठीक है, अभी मेरे को शोल्डर पेन है। तो ये चेंजेबिलिटी आपको दिखेगी। ओके, सो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम बहुत फेमस है पल्सेटिला का। ड्राइनेस विदाउट थर्स्ट, वन ऑफ द की नोट। और ये जो सिम्टम है, ये मैं एज अ कंफर्मेटरी सिम्टम यूज करता हूँ। अगर मुझे पल्सेटिला देना है तो मैं एज अ लीडिंग पेशेंट बहुत बार पूछता हूँ ड्राइनेस लगता है क्या। अगर पेशेंट बोलते हैं हाँ ड्राइनेस है,
डॉक्टर मुंह गला ऐसा सूखा पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम पे आप पानी पीते हो, पानी पीने की इच्छा होती है। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली अगर बाकी का पूरा टोटलिटी पिक्चर पल्सेटिला को मैच हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो। दूसरा कंफर्मेटरी क्वेश्चन ओपन एयर डिजायर का है। पेशेंट को मैं पूछता हूँ, अगर पल्सेटिला मुझे कंफर्म करना है तो, कि आपको ओपन एयर कैसा, अगर आप रूम में है जहां पे वेंटिलेशन नहीं है, दरवाजे खिड़कियां बंद है, तो क्या होता है, तो पेशेंट बोलता है पल्सेटिला का, डॉक्टर मैं उधर नहीं रह सकता, आई कैनॉट बेयर, वो मुझे सहन नहीं होता, मैं फटक से खिड़कियां दरवाजा खोल देता हूँ और बाहर जाता हूँ, ओपन एयर गैलरी में मुझे अच्छा लगता है। तो ये दो बहुत कंफर्मेटरी क्वेश्चन है, कभी भी याद रखिए पल्सेटिला कंफर्म करने के लिए। तो पल्सेटिला का ये जो जेंटल मोशन एमल्रेशन, जैसे मैंने बोला कि मोशन, बिगिनिंग ऑफ मोशन एग्रेवेशन है पल्सेटिला का, एकदम रस्टॉक्स के जैसे दिखता है। हिल पेन में स्पेशली बहुत अच्छे से काम करता है पल्सेटिला। जो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर सुबह में जब उठता हूँ और फर्स्ट स्टेप लेता हूँ तो बहुत दर्द होता है। बिगिनिंग टू मूव और बिगिनिंग टू वॉक इज एग्रेवेशन। हिल पेन में सिंगल मेडिसिन है पल्सेटिला, बिगिनिंग टू वॉक एग्रेवेशन, हिल पेन वॉक बिगिनिंग टू, ये एग्रेवेशन रहेगा तो पल्सेटिला बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और वो बोलते हैं कि मैं फिर धीरे धीरे चलने लगता हूं तो दर्द कम होता है, लेकिन डॉक्टर मैं अगर धीरे चलूं तो ही दर्द कम रहता है, अगर मैं फास्ट चलने लगा तो दर्द बढ़ जाता है। कभी भी याद रखिए पल्सेटिला को स्लो मोशन एमल्रेशन है बट एक्सर्शन एग्रेवेशन है। एक्सर्शन के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है, एक्सर्शन एग्रेवेशन के लिए कैलकेरिया कार्ब, पल्सेटिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। एक्सर्शन के बाद में कॉफ एग्रेवेटेड बाय एक्सर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये मैं बहुत बार यूज भी किया है प्रैक्टिकली मेरे क्लिनिक में। टॉकिंग एग्रेवेशन है, एक्सर्शन एग्रेवेशन है, इवनिंग में एग्रेवेशन हो जाता है कॉफ का, बहुत टिपिकल है पल्सेटिला का, मैंने देखा है। तो स्लो मोशन एमल्रेशन है, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे चलेंगे तो एमल्रेशन है, फास्ट रैपिड मूवमेंट एग्रेवेशन है, एक्सर्शन एग्रेवेशन है। सेम वे बच्चों को भी आप पीडियाट्रिक केसेस में आप देखोगे पल्सेटिला को कैरिड एमल्रेशन है, एमल्रेशन बाय डिजायर फॉर टू बी कैरिड, राइट, डिजायर टू बी कैरिड इन पल्सेटिला, बट डिजायर टू बी कैरिड कैसे, स्लोली। पल्सेटिला का बच्चा कब शांत रहेगा, जब हम उसको लेके घूमेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली घूमेंगे तो वो अच्छा रहता है, राइट। तो डिजायर टू बी कैरिड भी रहता है, दैट टू स्लो, तो स्लो मोशन एमल्रेशन इज पल्सेटिला, ऑलवेज रिमेंबर। तो वीनस सिस्टम अफेक्ट होती है तो इसलिए वीनस कंजेशन हमको मिलेगा। पाइल्स में, वेरिकोज वेन में, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वेरिकोसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरिकोज वेन्स, और पाइल्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, हमेशा याद रखिए। और पल्सेटिला का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स ऑफ अपर लिम्ब, आर्म्स, हैंड्स, हाथों में वेरिकोसिटी मिलती है, जो भी टॉर्चुसिटी रहती है वेन्स की, स्वेलिंग रहती है, वो अपर लिम्ब में दिखता है, दैट इज फेरम फॉस और पल्सेटिला बहुत टिपिकल मेडिसिन है, ये दोनों का ये की नोट है। तो अपर लिम्ब में है, लोअर लिम्ब में भी रहता है पल्सेटिला तो है ही, तो वेरिकोसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग लेग्स एग्रेवेट करता है पल्सेटिला को, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है याद रखने के लिए। वेरिकोसिटी है, प्रेगनेंसी में शुरू हुई है, हैंगिंग लेग एग्रेवेशन है, माइल्ड फीमेल है, ओके, माइल्ड सबमिसिव फीमेल है, डेफिनेटली थिंक ऑफ पल्सेटिला। उसको ओपन एयर का पूछो, थर्स्ट का पूछो, ड्राइनेस का पूछो, आपका प्रिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगा, ओके। तो वीनस कंजेशन है, पाइल्स में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लाइक कालिका भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी पाइल्स के लिए। लेकिन कालिका का टिपिकल क्या है, कालिका ड्यूरिंग यूरिनेशन एग्रेवेट होता है, हिमोरेजेस फ्रॉम पाइल्स, यूरिनेशन ड्यूरिंग पाइल्स एग्रेवेटेड, पेन एग्रेवेटेड, यूरिनेशन ड्यूरिंग, तो कालिका आपका यूरिनेशन ड्यूरिंग है। पल्सेटिला का जो है बिफोर मेंसेस एग्रेवेशन बहुत टिपिकल है, बिफोर मेंसेस होता है, इवनिंग में होता है, ओके। तो पाइल्स है। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी आपको फुलनेस दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, और टिपिकली येलोइश ग्रीन, ब्लैंड येलोइश ग्रीन थिक डिस्चार्ज मिलेगा, वो टिपिकल है पल्सेटिला का।
तो ये केस एक है, ये वायरल फीवर का केस है। इसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, यूआरटीआई विथ फीवर था। और ये बहुत टिपिकल है कि पल्सेटिला कैसे रहता है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स कैसे रहते हैं पल्सेटिला का। तो ये केस में बहुत टिपिकल है, ये फीमेल को था। ये फीमेल ने मुझे क्या बताया कि नॉर्मल कंप्लेंट थे, स्नीजिंग है, कोराइजा है, ऑब्स्ट्रक्शन था, वाटरी कोराइजा था। और उसने बोला कि ये जनवरी का महीना था, तो यहाँ पुणे में महाराष्ट्र में जनवरी में यूजुअली ठंड रहती है, ऑल ओवर इंडिया ठंड ही रहती है, जनवरी ठंड का महीना रहता है। तो उसने बोला कि जनवरी का महीना था। वो बोली कि डॉक्टर मुझे क्या हो रहा है, दो तीन दिन से 4 बजे ना, सुबह के 4 बजे मेरी नींद खुल जा रही है और मुझे बहुत गर्म होता है वो टाइम पे। मैं स्वेटर क्योंकि ठंड का महीना है तो स्वेटर पहना है, कवरिंग लेते, कंबल वगैरह ओढ़ के सोते। तो बोली वो टाइम पे मुझे बहुत पसीना आने लगता है, गर्म होने लगता है, मैं स्वेटर निकाल देती हूँ, कंबल निकाल देती हूँ, मुझे इतना सफोकेटेड लगता है रूम में, ऐसा एकदम स्टफी रूम है, हवा नहीं है, मुझे बहुत गर्म होता है। और मैं खिड़की के पास जाके बैठती हूँ। सुबह के 4 बजे बाहर तो नहीं निकल सकती घूमने, लेकिन 4 बजे मैं खिड़की खोल के बैठती हूँ और वो जो ठंडी हवा आती है तो वो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो मैं गैलरी में जाके खड़ी रहती हूँ, तो वो गैलरी में जाके मुझे अच्छा लगता है। और बहुत नहीं तो अंदर बहुत सोफोकेटेड, ऐसा दम लगता है, सांस फूलती है मेरी, तो ऐसी रूम बहुत गर्म हो जाती है, ऐसे मुझे लगता है। बाकी लोग तो आराम से सोए हुए रहते हैं, स्वेटर पहने, कंबल ओढ़े, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम उसने दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जाके पहले खिड़की खोलू या गैलरी में जाके बैठू, बहुत सफोकेशन होता है, ऐसे लगता है कि मैं बहुत नैरो स्पेस से ऐसे सांस ले रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है कि जाके सिर्फ उधर बैठू। और दोपहर में क्या होता है, दोपहर में मुझे ठंडी लगती है, 2-3 के दरमियान मुझे ठंडी लगती है और ऐसे बुखार जैसे लगता है। और उसके साथ में उसको ड्राइनेस था, थर्स्ट भी चेंज नहीं था। तो ये अगर आप देखोगे तो जो जो पीक रहता है 4-5 बजे, ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, राइट, पीक रहता है टाइम ठंडी के लिए। तो वो टाइम में इसको गर्म होता है, वो टाइम में उसको सफोकेट होता है, वो टाइम में वो स्वेटर निकालती है, कवरिंग निकालती है। और जब आफ्टरनून में ठंड कम रहती है, वो टाइम में उसको ठंडी लगती है। तो दिस इज टिपिकल ऑफ पल्सेटिला, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। सो ये आई प्रिस्क्राइब पल्सेटिला टू दिस फीमेल। तो अगर टोटलिटी आप देख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स, डलनेस ऑफ माइंड विथ, सो ये पल्सेटिला को वार्म रूम एग्रेवेशन, ये आप दिमाग में एम्बॉस कर लो, वार्म स्टफी रूम जिसमें वेंटिलेशन नहीं, वो रूम में पल्सेटिला को एग्रेवेट होना ही होना है, कभी भी याद रखिए। सो उसका माइंड भी अफेक्ट होता है वार्म स्टफी क्लोज रूम में, और बॉडी भी अफेक्ट होती है। तो डलनेस ऑफ माइंड इन वार्म रूम, पल्सेटिला इज वन ऑफ द मेडिसिन, बहुत कम मेडिसिन है। सफोकेशन इन वार्म रूम, बहुत कम मेडिसिन है, आपको पल्सेटिला मिलेगा। ओके, so suffocation, emulation open air, hot flushes around 4-5 am, chilliness in the afternoon, dryness of mouth. ओके, तो ये कंप्लीट रेपर्टरी से मैंने रूब्रिक लाया, देखिए वो 5 ही मेडिसिन है। रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, क्लोज्ड रूम इन, पल्सेटिला। कॉमन मेडिसिन आप देखोगे तो पल्सेटिला एक ही कॉमन मेडिसिन है, क्रोटेलस कैस्कावेला है, पल्सेटिला है, बाकी तो रेयर मेडिसिन है। डलनेस ऑफ द माइंड एंटरिंग वार्म रूम, 2 ही मेडिसिन है, पल्सेटिला एकोनाइट। आप देख सकते हो वार्म रूम, क्लोज रूम एग्रेवेशन, वो टिपिकल है। तो आप अगर रेपर्टरी में भी मैंने डाला, सब पल्सेटिला ही आ रहा था, सब सिम्टम डाले, तो आई गिव पल्सेटिला से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, विद इन अ डे 2 शी रिकवर्ड। तो ये ऐसे पल्सेटिला है। तो आप देखोगे, केंट देखोगे या जो भी आप मटीरिया मेडिका कॉमन देखोगे, तो आपको ये सिम्टम, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आपको मिलेंगे। ओके, एलन ने देखो, एलन ने क्या बोला, एलन की नोट में, वर्स फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हीट ऑफ द रूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेबल टू ब्रीथ वेल और इज चिली इन वार्म रूम, तो वार्म रूम में चिली होता है, ये बहुत टिपिकल है पल्सेटिला का। तो दिस इज पल्सेटिला, दिस इज दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पल्सेटिला। और पल्सेटिला का क्या है, वार्म में एग्रेवेशन है, इवनिंग में एग्रेवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमन एग्रेवेटिंग मोडालिटीज है। लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, बिगिनिंग ऑफ मोशन, जैसे मैंने बोला, रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटी फूड, रिच फूड, आइसक्रीम,
Recording in progress. Okay. So कॉमन एग्रेवेशन, कॉमन मोडेलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। वार्मथ एग्रेवेशन हमने देखा, एयर, रूम, बेड एग्रेवेशन, इवनिंग, राइट। तो इवनिंग टॉयलेट, इवनिंग एग्रेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉस्फोरस। कॉमन एग्रेवेशन, कॉमन मोडेलिटीज के ट्वाइलाइट में एग्रेवेशन होता है। वार्मथ, ओके, जब एग्रेवेशन हमने देखा ढलने को आता है, एयर, रूम, बेड एग्रेवेशन, सनसेट के टाइम। इवनिंग, पल्सिटिला को इवनिंग में एग्रेवेशन होता है, और टिल स्लीप, जब तक पल्सिटिला सोने को नहीं जाता तब तक एग्रेवेशन होते रहता है। तो हम बात कर रहे थे रिच फैटी फूड एग्रेवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सिम्टम है पल्सिटिला का, और मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ बच्चों में, पीडियाट्रिक केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जैसे बर्थडे पार्टीज रहती है बच्चों की, बच्चा जाता है बर्थडे पार्टी को, तो यूजुअली बर्थडे में केक रहता है, पेस्ट्रीज रहती है, केक रहता है, चिप्स रहते हैं, या कोल्ड आइसक्रीम रहता है, राइट। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी एग्रेवेटिंग है फैक्टर पल्सिटिला के लिए। और मैंने बहुत बार देखा है कि बर्थडे पार्टी अटेंड करके आने के बाद बच्चों को जो होता है, कॉफ होता है, जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बहुत बार मैंने देखा है कि पल्सिटिला से वो सेटल होता है। तो वो भी एक सिम्टम अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी ऐड करना चाहिए, बर्थडे एग्रेवेशन, बर्थडे पार्टी एग्रेवेशन इन चिल्ड्रन, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो मजाक से मैं उनको ऐसे सिखाता हूँ कि छोटे बच्चों की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है बच्चों की, तो पल्सिटिला इंडिकेटेड है आफ्टर द बर्थडे पार्टी, और बड़ों की पार्टी है तो नक्सोमिका इंडिकेटेड है, राइट। नक्सोमिका क्यों? बिकॉज अगर बड़ों की पार्टी है तो क्या है, नॉनवेज फूड है, अल्कोहल है, या लेट नाइट है, नाइट लॉस ऑफ स्लीप है, राइट, नाइट वॉचिंग है। तो ये सब फैक्टर नक्सोमिका के लिए वो जो एग्रेवेट करते हैं। और बच्चों की पार्टी है तो फैटी रिच फूड, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, चिप्स, ऑयली फूड पल्सिटिला का है। तो बर्थडे पार्टी एग्रेवेशन पल्सिटिला, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में पल्सिटिला का एग्रेवेशन जो रहता है वो हमको सभी को पता है कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट करता है पल्सिटिला। तो ऑल कंप्लेंट सिंस प्यूबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब से जो भी तकलीफ शुरू हुई डॉक्टर साहब, तभी से मुझे तकलीफ शुरू हुई। जब ये पेशेंट बोलता है तो आपको याद रखना है, ये जो मेजर चेंजेस है लाइफ के, जो भी फीमेल में दिखते हैं, प्यूबर्टी रहेगा, प्रेगनेंसी रहेगा, क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड, मेनोपॉज रहेगा, ये टाइम में जो हार्मोनल चेंजेस जहाँ पे होते हैं वहां पे पल्सिटिला डेफिनेटली इंडिकेटेड रहता है। तो ये एग्रेवेटिंग मोडालिटीज है। एमल्रेशन किस चीज से होता है पल्सिटिला को? कोल्ड, फ्रेश एयर, ओपन एयर एमल्रेशन है, जैसे हमने देखा ओपन एयर में जाके फ्रेश लगता है। क्योंकि हमने देखा वाई ओपन एयर, एयर डिजायर क्यों है? क्योंकि विनोसिटी है, क्योंकि ब्लड का ऑक्सीजन कम हो गया है तो एयर चाहिए। फ्रेश, ओपन एयर, ये डिफरेंस है, राइट। कार्बोवेज को भी हवा चाहिए, लैकेस को भी हवा चाहिए, उनको कार्बोवेज को हवा जोर से चाहिए, चेहरे पे आने चाहिए, ब्लो ऐसा आना चाहिए, फ्लो आना चाहिए एयर का। लेकिन पल्सिटिला को बाहर जाके फ्रेश ओपन एयर में अच्छा लगता है।
जंटल एंड कंटिन्यूड मोशन, वो भी हमने देखा। अनकवरिंग एमुलेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लाइन टू अनकवर फीट, पैर कभी भी पल्सेटिला को चद्दर के अंदर, कवरिंग के अंदर अच्छे नहीं लगते। एंड आफ्टर गुड क्राई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजेशन जो है, जो स्टैसिस कंजेशन है माइंड या इमोशन लेवल पे, वो एमुलेट हो जाता है आफ्टर गुड क्राई। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पल्सेटिला। बाकी माइंड में अगर हम देखेंगे तो माइंड का तो यूजुअली हमें पता है माइल्ड रहती है, माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग यानी कैसे, इजीली मान जाता है, इजीली मान जाती है। जो भी आदमी है, जो भी पेशेंट है या पर्सन है जो इजीली मान जाता है, कोई भी चीज थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा इंसिस्ट करेंगे, थोड़ा फोर्स करेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, मान जाते, चलो ठीक है, तुम बोलोगे वैसा होगा, तुम बोलोगे वैसा करेंगे। ये टिपिकल है पल्सेटिला का। कितना भी अगर मुझे बोलना है तो भी मैं हेजिटेट करता हूँ। टिमिडिटी है, बैशफुल टिमिडिटी भी दिखती है पल्सेटिला में, हेजिटेंसी दिखती है, इनडिसिजिव नेचर है, डिसीजन नहीं ले सकता, निर्णय लेने के लिए किसी और पे मैं डिपेंड रहता हूँ, दैट इज पल्सेटिला। ओके, तो स्लोनेस ऑफ माइंड भी पल्सेटिला में आता है। वो स्लोनेस के वजह से उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। ओके, वीपिंग डिस्पोजिशन तो हमें पता है, कंसोलेशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए। ओके, ये माइंड का तो हमें, माइंड में अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा है, बहुत यही जाएंगे हम माइंड में। थोड़ा सा पल्सेटिला के चाइल्ड के बारे में देखेंगे, पल्सेटिला चाइल्ड कैसे रहता है। तो पल्सेटिला चाइल्ड यूजुअली बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, रहता है, बहुत ही स्वीट चाइल्ड। सिंपैथी चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वार्मथ चाहिए, फिजिकल वार्मथ। पल्सेटिला बच्ची की नीड कैसे है, तुम पल्सेटिला बच्चे को सहलाना है, फुसलाना है, पल्सेटिला बच्चे को फिजिकल टच की जरूरत है। ओके, क्रेविंग सिंपैथी, डिजायर टू बी करेस्ड, कैरिड एंड करेस्ड। कैरिड यानी लेके घूमो, गोद में रहता है, चिपक के रहता है, या लेके घूमो। तो अफेक्शनेट चाइल्ड एक रूब्रिक है, मैं आपको दिखा दूं, बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है पल्सेटिला का। रूब्रिक क्या है, किसेस, किसिंग एंड केयरिंग अफेक्शनेट चिल्ड्रन, पल्सेटिला सिंगल मेडिसिन। ये एक रूब्रिक से तुम पल्सेटिला बच्चे को समझ में जाओगे कैसे रहता है। ये बच्चे को करेसिंग चाहिए, सहलाना फुसलाना चाहिए, फिजिकल टच चाहिए, अफेक्शन चाहिए, ऐसा बच्चा है पल्सेटिला का। और उसको कैरी भी कैसे करना है, स्लोली। चैमोमिला जैसा नहीं है कि उसको रॉकिंग फास्ट मूवमेंट चाहिए, आर्सेनिक को कैरिंग है लेकिन फास्ट चाहिए, इसको फास्ट नहीं, फास्ट मूवमेंट से एग्रेवेट हो जाएगा। स्लोली आहिस्ते लेके घूमो, ये बच्चा खुश है, हैप्पी है। दिस इज पल्सेटिला। ओके, डिमांडिंग होता है, बहुत वीपिंग होता है। उसके पेरेंट्स बोलते डॉक्टर थोड़ी चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, बात है, आंखें भी अगर बड़ी करके इसके पास देखो, इसकी तरफ देखो, गुस्से से ये रोना शुरू करता है। दिस इज टिपिकल ऑफ पल्सेटिला। sensitive to rudeness of others is pulsatilla, sensitive to reprimands is pulsatilla। rudeness, अगर कोई गुस्से से देखता है तो भी पल्सेटिला रोने लगता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज्यादा सेंसिटिविटी है पल्सेटिला की। तो ये पल्सेटिला है, माइल्ड, टेंडर, बहुत स्वभाव उनका सौम्य होता है, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो दिस इज टिपिकल ऑफ पल्सेटिला। ओके, तो That's it. So this is about पल्सेटिला। दोस्तों ये जो भी है पल्सेटिला का कोर जो है, मेन जो है, मैंने आपको समझाने की आज कोशिश की है, केसेस के एग्जांपल दिए, रूब्रिक्स बताए, प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए जो मेरे प्रैक्टिस में मुझे यूजफुल होते हैं। जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप फेसबुक पेज पे या यूट्यूब के कमेंट्स सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम हमारी तरफ से ट्राई करेंगे कि आपको सोल्यूशन दिया जाए आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को। और याद रखिए ये सीरीज अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, हर बुधवार 4 बजे हम लाइव आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमें रिस्पांस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। और ये जो हिंदी में हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारे हार्ट के पास रहती है, जो हमारे सोल के पास रहती है, उसमें हमें समझना है और उससे हमें ये नॉलेज को आगे बढ़ाना है। तो यही पर्पस है ये सीरीज का। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक बुधवार को। अलग मेडिसिन रहेगा, अलग स्पीकर रहेगा, लेकिन पर्पस सेम ही रहेगा, हिंदी में ही हम सिखाएंगे और इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।